शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चोरों की माँ। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर तुमने अपनी माँ की बात ना मानी होती तो आज मैं और मेरा भाई जेल में ना होते। लेकिन हमारी परवरिश ही ऐसी थी कि हम अपनी माँ की किसी भी बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते थे। मेरे ख्याल से जब अपने परिवार को ये बताने की नौबत आती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो हमारी माँ इस मामले में करीब करीब दूसरी माँ जैसी ही है। लेकिन फिर दूसरी माँ की सलाह शायद इतने गलत और नुकसानदेह नहीं होती होगी जितनी कि मेरी अपनी माँ की सलाह हमें नुकसान पहुंचा गई। व्यक्तिगत तौर पर मैंने आज तक अपनी माँ के अलावा किसी ऐसी माँ को नहीं देखा जो अपने बच्चों को जबरदस्ती जुर्म की दुनिया की तरफ धकेलती हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हमारी माँ हमें कोई बहुत बड़ा चोर, डाकू या मशहूर लुटेरा बनाना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो हमेशा हमें अच्छा बच्चा बनने की शिक्षा देती रहती है। जी हाँ, वो हमें अब भी बच्चा ही समझती है। हालांकि इस वक्त मेरी उम्र है 29 साल और मेरा छोटा भाई विनी मुझसे 1 साल छोटा है। वैसे मेरे छोटे भाई का नाम विंसेंट है, लेकिन मेरी माँ उसे प्यार से विनी कहकर पुकारने लगी। तो हमारे साथ साथ और सब लोग भी उसे विनी कहने लगे। लेकिन माँ के प्यार से सबसे ज्यादा दुर्गति जो हुई वो हुई मेरे नाम की। मेरा नाम वैसे डैगलस है और इस नाम के रखे जाने पर भी एक पूरा इतिहास है। दरअसल मैं उस दिन के 1-2 दिन बाद ही पैदा हुआ था जब मेरे बाप ने मशहूर एक्टर डॉगलस फेवर की फिल्म देखी थी। इसलिए उसने प्यार से मेरा नाम डैगलस रख दिया। अब मेरी माँ, क्योंकि वो देहात की रहने वाली थी, लिहाजा वो मुझे प्यार से डॉगी कहकर पुकारने लगी। और ये बेहुदा नाम मेरी जिंदगी के साथ आज तक चिपका हुआ है। जब मैं छोटा था तो स्कूल में सब मुझे डॉग कहकर पुकारने लगे। यहाँ आओ डॉग, कितना अच्छा डॉग है, बैठो डॉग, डॉग क्या खाएगा, वगैरह वगैरह। अब सब जानते हैं कि डॉग का मतलब है कुत्ता, और इसलिए अपने बारे में ये सब सुनकर मैं पागल जैसा हो जाता। माँ से इसकी शिकायत करता तो वो अपने ठेठ देहाती लहजे में कहती, तो तुझे कुत्ता कहते हैं ना, तो तू कुत्ते की तरह काट कर भगा दे बदमाशों को।
हर समस्या को हल करने का किसी तरह माँ का अपना एक खास तरीका था। मिसाल के तौर पर अपने छोटे भाई विन्नी का किस्सा सुनाता हूँ, जो बचपन से ही थोड़ा मंदबुद्धि है। 11 साल की उम्र हो जाने के बावजूद भी उसे अंगूठा चूसते रहने की आदत थी। लेकिन मेरी माँ ने अपने उसी खास तरीके से उसकी वो आदत छुड़वा दी। हुआ ये, एक बार वो मुंह में अंगूठा डाले उनसे बड़े ही इत्मीनान से चूस रहा था। माँ ने पीछे से पहुंचकर उसके सिर पर जोर से एक पट्टा दे मारा। वो बेचारा मुंह के बल औंधा गिरा और दांतों के जोर से अंगूठा निकल कर अलग हो गया। अब जब अंगूठा बचा ही नहीं तो बेचारा चूसता क्या। और उसकी ये आदत हमेशा के लिए छूट गई। वैसे हमारी माँ अनपढ़ देहाती थी, लेकिन वो पाप और पुण्य के लिए बड़ी सचेत रहती थी। यानी नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत, हमेशा ध्यान देती रहती। अगर कभी हम कुछ गलत करते तो वो बुरी तरह नाराज होती और गालियां देती। वैसे हमारी माँ सबसे ज्यादा गालियां दिया करती थी फर्ग्यूसन को। माँ को उससे ये शिकायत थी कि उसने अपनी वो फैक्ट्री क्यों बंद कर दी जहां वो फोटोग्राफ्स के रिकॉर्ड बनाया करता था। आंख के बदले आंख वाले नियम में यकीन रखने वाली हमारी माँ उससे बदला लेकर अपना हिसाब बराबर करने के लिए बुरी तरह से बेचैन रहती थी। अगर मैं उस मोटे फर्ग्यूसन से बदला लेने से पहले मर गई तब भी मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। भूतनी बनकर उसे तब तक सताऊंगी जब तक उससे अपना बदला पूरा ना ले लूं। दरअसल हमारी माँ हमारे बाप की मौत की जिम्मेदार अर्नी फर्ग्यूसन को ही मानती थी। उसका कहना था कि अगर फर्ग्यूसन अपने रिकॉर्ड बनाने की फैक्ट्री बंद ना करता तो हमारा बाप बेकार नहीं होता और शराब पीकर यूं अपनी जान नहीं देता। फर्ग्यूसन का कहना था कि जब कैसेट प्लेयर और सीडी के ज़माने में पुराने किस्म के रिकॉर्ड देखते ही नहीं है कोई, तो वो फैक्ट्री बंद ना करता तो वो क्या करता। हमारा बाप जब जिंदा था तो वो हमारी माँ से कहा करता था कि फैक्ट्री फर्नी की फिजूल खर्ची और अय्याशी की वजह से बंद हुई। बूढ़े फर्ग्यूसन साहब के मरने के बाद उसका बेटा नौजवान अर्नी मालिक बना, लेकिन वो आए दिन न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा जैसे नए नगरों की चमक धमक के पीछे दौड़ता रहता। मेरे बाप का कहना था कि कैसे प्लेयर और सीडी सिर्फ नौजवानों के शौक हैं। बड़ी उम्र के समझदार लोग तो अभी भी रिकॉर्ड सुनना ही पसंद करते हैं। इसलिए
अर्नी अगर चाहता तो फैक्ट्री चालू रख सकता था। फिर हुआ ये कि फैक्ट्री बंद होने के फौरन बाद ही अर्नी ने फैक्ट्री के सामने ही नदी के पार वाली पहाड़ी पर एक बड़ी शानदार कोठी बना ली। वो कोठी माँ के लिए अर्नी की धोखेबाजी का प्रत्यक्ष जीता जागता सबूत थी। उसका कहना है कि अगर फैक्ट्री में नुकसान हुआ था तो फिर उसे बंद करने के बाद शानदार कोठी बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया। लेकिन फिर भी लोगों की समझ में नहीं आता था कि आखिर माँ हमारे बाप की मौत के लिए अर्नी को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही है। क्योंकि हमारा बाप फैक्ट्री में काम करते टाइम किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था। सब जानते हैं कि उसकी मौत की वजह थी शराब। लेकिन हमारी माँ का कहना, जिस आदमी ने अपनी जिंदगी के 20 साल का खून पसीना जिस फैक्ट्री के लिए बहाया, उसे एकदम से बंद करके नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो बेचारा दुख के मारे शराब का सहारा नहीं लेगा तो क्या करेगा। वैसे सच्चाई ये है कि मैंने जब से होश संभाला अपने बाप को हर समय नशे में टुन्न ही देखा। ये भी सच है कि वो नौकरी से हटाए जाने के फौरन बाद नहीं मरा था। लेकिन हमारी माता जी को ये बात कौन समझाए और कैसे समझाए। वो कहा करती थी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा बाप 2 साल पहले नशे की झोंक में छत से गिरकर मरा था। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अचानक नौकरी से हटा दिए जाने की वजह से उसका दिल टूट गया, जिसकी वजह से वो शराब के नशे में डूब गया। और इन सारी बातों का जिम्मेदार है वो अर्नी फर्ग्यूसन, और उसे इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। बस कह दिया मैंने। मेरे ख्याल से मेरे बाप का दिल टूटने की असली वजह ये थी कि जब अर्नी ने अपने रिकॉर्ड की फैक्ट्री बंद कर सारे मजदूरों को हटा दिया तो वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस के लिए बाहर से कुछ आदमी लेकर आया और उसने उसे चालू रखा। मेरा बाप जब जिंदा था तो अक्सर बड़बड़ाया करता था। मेरी समझ में नहीं आता, जब अर्नी ने रिकॉर्ड्स बनाने ही बंद कर दिए तो फिर उसने लेबल छापने के लिए प्रेस क्यों चला रखी है। अब इस बारे में अर्नी का कहना था कि वो अपने प्रेस में सिर्फ थोड़े बहुत ग्रीटिंग कार्ड छापता है ताकि जायदाद का टैक्स देने लायक पैसा निकलता रहे। लेकिन मेरे बाप का कहना था, अगर उसे अपना प्रयास चालू ही रखना था तो अर्नी ने फ्रेडी और मिंटर नाम के उन पुराने मजदूरों को क्यों निकाल दिया जो पिछले 15 साल से
उसकी प्रेस में काम कर रहे थे। अब जाहिर है कि ये सारी बातें हमारा बाप मरने से पहले कहा करता था। उसके मरने के बाद से ही हमारी माँ ने अर्नी को लगातार गालियां दे देकर कोसना शुरू कर दिया था। उसकी गालियों को सुनकर कोई भी यह समझ सकता था कि हमारी माँ अर्नी फर्ग्यूसन का अस्तित्व ही इस धरती से मिटा देना चाहती है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। हमारी माँ बड़े ही धार्मिक विचारों वाली औरत थी और हमें हमेशा यही शिक्षा देती रहती थी कि किसी को दुखी मत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, खास करके अपनी माँ की हर बात मानो। इन सारी बातों के साथ हमारी माँ हमें यह शिक्षा देती थी कि कभी चोरी मत करो, लेकिन साथ ये भी बता देती थी कि जो चीज़ तुम्हारी है, जिस चीज़ पर तुम्हारा अधिकार बनता है, उसे किसी भी ढंग से हासिल करना चोरी नहीं होता। दरअसल हमारी माँ अर्नी से वो रुपया हासिल करना चाहती थी जिसके बारे में उसका विश्वास था कि उसने फैक्ट्री बंद करके धोखे से दबा लिया था। उसका कहना था कि अगर फैक्ट्री चालू रहती तो हमारे बाप को जो भी मामूली तनख्वाह मिलती रहती थी उससे घर खर्च के लिए एक निश्चित रकम आती रहती और हम लोगों को वो दिक्कतें नहीं उठानी पड़ती जो फैक्ट्री बंद होने की वजह से उठानी पड़ी, और ना ही हमारे सिर से बाप का साया उठता। ये ठीक है कि विनी एक जगह चपरासी की नौकरी कर रहा था और मैं भी पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी बाप की तनख्वाह बंद हो जाने के कारण हम पहले से भी ज़्यादा गरीबी में दिन गुजारने के लिए मजबूर हो गए थे। एक दिन माँ ने मुझे कहा, डॉगी बेटे, ज़रा हिसाब तो लगा, अगर तुम्हारा बाप अब तक जिंदा होता तो कितनी रकम घर में आई होती। मैंने हिसाब लगाया। फैक्ट्री को बंद हुए 3 साल से ऊपर हो गए थे। मेरे बाप को $4 प्रति घंटे के हिसाब से मिलते थे और अगर ओवर टाइम ना भी जोड़ा जाए तो वो हफ्ते में कम से कम 40 घंटे काम करता था। इस हिसाब से एक साल के बनते थे $8,840 और 3 साल की कुल रकम 26,000 से भी ज़्यादा बनती थी, और ये भी $26,000। माँ और विनी दोनों ही आंखें फाड़े उस विशाल संख्या को देखते रह गए। थोड़ी देर बाद उसने अपने ऊपर काबू पाकर माँ ने कहा, इसका मतलब है डॉगी कि अभी हमारे पास $26,000 होता।
अब एक अच्छा बेटा होने के नाते ये रकम अर्नी से हासिल करना तुम्हारी और विन्नी की जिम्मेदारी है। माँ का मानना था कि अब अर्नी ने ना सिर्फ अपनी आलीशान कोठी बनवाई है, बल्कि अपने और अपनी बीवी के लिए दो शानदार कारें भी रखी हैं। तो निश्चित रूप से उसने अपने घर में नोटों की गड्डियां जमा कर रखी होंगी, जहां से वो जब चाहे मर्जी नोट निकाल कर कुछ भी खरीद सकता था। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि आजकल ये लोग अपना रुपया बैंक में रखने लगे हैं, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उनका कहना था कि अर्नी अपना फालतू पैसा जरूर बैंक में रखता होगा, लेकिन यह नहीं हो सकता कि वो अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसा निकालने के लिए बैंक की तरफ भागेगा। वो अपनी कोठी में भी ज़रूर काफ़ी पैसा रखता होगा। मैंने अपनी माँ को कहा, आखिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो माँ? अगर अर्नी अपने घर में $26,000 की रकम रखता भी होगा तो यूं ही इधर उधर तो पड़ी नहीं रहने देता होगा ना। किसी तिजोरी में ताला लगाकर रखता होगा। और तिजोरी तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हमारी माँ तो हमारी माँ है, कुछ सुनने को तैयार नहीं। उसे दृढ़ विश्वास था कि हमारे बाप की अब तक की पूरी तनख्वाह यानी $26,000 की रकम उसकी कोठी में हर समय मौजूद रहती है। और ये हमारा सबसे पहला और आखिरी फर्ज है कि हमें अपने बाप की खून पसीने की कमाई को हर हालत में वसूल करना चाहिए। कहने की ज़रूरत नहीं कि मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि विन्नी तो बचपन से ही उनके किसी भी बात का विरोध नहीं करता था। लेकिन माँ के सामने मेरी एक नहीं चली। उसका कहना था, अगर अच्छाई ने बुराई के सामने घुटने टेक कर हार मान ली, तब तो ये दुनिया एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। उसकी मान्यता थी कि अन्याय को चुपचाप सहना बहुत ही बुरा काम है। अपना हक हासिल करना बहुत ही अच्छा काम है। अपनी माँ की बात को ना मानना बुरा काम है। अपनी माँ की बात को मानना अच्छा काम है। अब ऐसी हालात में माँ की बात मानने के अलावा और क्या ही किया जा सकता था। आखिरकार एक रात अंधेरे में छिपते छिपाते हम उस पहाड़ी पर पहुंच ही गए। वहां पहुंचने के बाद माँ ने हमें जूते उतार देने के लिए कहा।
आखिर हम अपने पैरों की आवाज़ों से फर्ग्यूसन और उसकी बीवी को जगाने का खतरा तो मोल नहीं ले सकते थे। हालांकि कोठी के सब खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे, लेकिन फिर भी माँ ने विनी को किसी तरह एक रोशनदान के जरिए अंदर भेजा और दरवाज़ा खुलवाने में कामयाबी हासिल कर ली। उसके बाद हम लोग बड़े ही आराम से अंदर घुस गए। वहाँ पहुंचकर माँ ने अपनी छोटी सी टॉर्च जलाकर देखा तो पता चला कि हम उस कमरे में थे जिसे वो अपने ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करता था। अब अंदर पहुंचने पर माँ और विनी दोनों ही दीवार पर टंगी तस्वीरों के पीछे देखने में व्यस्त हो गए, क्योंकि विनी ने अपनी टीवी की जानकारी के आधार पर बताया था कि अमीर लोग अपनी तिजोरी किसी न किसी तस्वीर के पीछे छिपा कर रखते हैं। इस बीच मैं अरनी की मेज की दराज खोल खोल कर देखने लगा था, जिनसे कि मैंने सबसे नीचे वाली दराज को खोला तो मुझे बिजली का जबरदस्त सा झटका लगा, क्योंकि वो दराज 20 डॉलर के नोटों की गड्डियों से भरी पड़ी थी। उस वक्त मुझे अपनी माँ की वो बात एकदम सही नजर आई कि ये अमीर लोग वाकई अपने घर में काफी पैसा सहेज कर रखते हैं कि ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। मैंने अपने मुंह से हल्की सी आवाज निकालकर माँ को अपने पास बुलाया। उसने नोटों के बंडल जब देखे तो मेरे सिर पर हाथ मारते हुए बोली, देखा मैं क्या कहती थी। उसके बाद वो नोटों को गिनने बैठ गई। उसने अभी गिनना शुरू ही किया था कि तभी विन्नी बोल पड़ा, डॉगी, मुझे लगता है शायद घर में कोई जाग गया, जरा जाकर देख तो सही। मैंने देखने के लिए दरवाजे की तरफ गया। वैसे तो माँ को भी ऐसा लगा था, लेकिन फिर भी वो नोट गिनने में लगी रही, क्योंकि उसका कहना था हमें ईमानदारी से सिर्फ उतनी ही रकम लेनी चाहिए जितने का हमारा हक बनता है। अगर उससे $1 भी ज्यादा लिया तो वो चोरी कहलाएगी, और चोरी करना तो पाप है। इस बीच मैंने दरवाजे से झांक कर देखा कि बाहर के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी और अर्नी अपने पैरों से धमधमाता हुआ इधर ही आ रहा था। मैं फौरन माँ के पास आया और बोला, अरे गिनना छोड़ो और फटाफट 10-12 गड्डियां थैले में डाल लो। अगर कुछ फालतू हुआ तो बाद में वापस कर जाएंगे। उसके बाद
हम चुपचाप खिड़की की तरफ बढ़ गए। हम शायद चुपचाप ही वहां से निकल भी जाते, पर विन्नी का पैर अंधेरे में कहीं उलझ जाने की वजह से वो लड़खड़ा कर सीधा किताबों की अलमारी पर ना जा गिरा होता। संभालने के लिए उसने अलमारी को पकड़ने की कोशिश की तो ऊपर के सिरों पर रखी किताब उसकी खोपड़ी पर गिरी। माँ और मैं तब तक बाहर निकल चुके थे, लेकिन मुझे बेचारे बिन्नी को बचाने के लिए लौटना पड़ा, जो डर और घबराहट के मारे कैसा बदहवास हो गया था कि उसके गले से सिवाय एक अजीब सी घों घों के अलावा कोई आवाज नहीं निकल रही थी। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात थी कि उस सारे धूम धड़ाके और हंगामे की आवाजों को सुनकर अर्नी की अंधेरे कमरे में भीतर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो तो बाहर से ही चिल्लाया, मुझे मालूम है कि तुम लोग अंदर हो। मेरे पास बंदूक है। अगर मैं अंदर आया और गोली चल गई तो बेकार में कोई मारा जाएगा। अच्छा यही होगा कि तुम लोग अपने हाथ सिर पर रखकर चुपचाप बाहर निकल जाओ और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं जानता था कि अर्नी उतना होशियार नहीं है जितना दिखाई देता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इतना बड़ा बेवकूफ है। भला कोई उस गधे से पूछे क्यों उसने इतनी बड़ी रकम अपने घर में रखी हुई थी। मेरे ख्याल से शायद उसने सोचा होगा कि आज तक हमारी बस्ती में कभी कोई डकैती या चोरी चकारी नहीं हुई है, तो कभी होगी भी नहीं। लेकिन उसका ये सोचना सरासर बेवकूफी ही तो थी। बहरहाल हम वहां से इतनी तेजी और जल्दी के साथ भागे कि हम अपने जूते पहनने का मौका भी नहीं मिल पाया। हम उनको हाथों में लिए हुए नंगे पैर लड़खड़ाते हुए घर पहुंचे तो हमारे पैर बुरी तरह से दुख रहे थे। घर पहुंचते ही हमने रबर बैंड से बंधी उन गड्डियों को फौरन गिनना शुरू कर दिया, जिन्हें हमने बड़ी जल्दबाजी के साथ उठाकर थैले में डाल दिया था। पता चला कि रकम थी $45,000। लेकिन हमारी माँ फिर भी खुश नहीं थी। बड़े ही आश्चर्य के साथ कुछ सोचते हुए वो बोली, ये आदमी फर्ग्यूसन कितना अमीर आदमी है, और अभी हम वहां पड़ी इतनी सारी गड्डियों में से कुल 12 गड्डी ही उठाकर लाए हैं। फिर वो अपनी रॉकिंग चेयर में खामोशी के साथ आगे पीछे झूलती हुई ना जाने क्या सोचती रही। कुछ देर तक झूलने के बाद वो रुकी।
और हम दोनों भाइयों को कड़ी नजरों से देखने लगी। फिर निर्णायक स्वर में बोली, नहीं, ये तो गलत है। हमारी खून पसीने की कमाई कुल $26,000 है। अगर हम उससे ज़्यादा की रकम अपने पास रखते हैं तो वो चोरी की रकम कहलाएगी, यानी पाप की कमाई। मैं पाप की कमाई का एक भी पैसा अपने घर में नहीं रहने दूंगी। अब तक इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी माँ से बहस करने का कोई सवाल ही नहीं, ना ही कोई फायदा। हमने फालतू रकम का बंडल बनाया और उसे खाकी कागज में अच्छी तरह से पैक करने के बाद उसके ऊपर अर्नी का नाम और पता लिख दिया। अगली सुबह हम उस पैकेट को लेकर मिस्टर कारमोडी के पास पहुंचे, जो अपने जनरल स्टोर की दुकान से ही पोस्ट ऑफिस भी चलाता था। उसने पैकेट का वजन करने के बाद बताया कि उसके $2 लगेंगे। माँ ने उसे $20 का नोट दिया तो वो बोला कि वो दुकान के अंदर से बाकी पैसे लेकर आता है। हम बाहर खड़े उसके लौटने का इंतजार करने लगे, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आया। जब काफी देर हो गई और हम इंतजार करते करते परेशान हो गए, तभी अगले दरवाजे से मिस्टर कारमोडी के साथ वहां का इंस्पेक्टर आया और उसने हमसे पूछा, ये नोट तुम्हारे पास कहां से आया? हमारी माँ ने कुछ भी बताने से इनकार करते हुए बड़ी ही बेरुखी के साथ उसने कहा कि वो अपने काम से काम रखे और उसे दूसरे लोगों के मामले में आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा सहयोग ना करने पर इंस्पेक्टर टेट ने हमें जाली नोट रखने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया और हमें एक छोटी सी जेल में ले जाया गया, जहां मुझे और विनी को तो एक कोठरी में बंद कर दिया गया और माँ से पूछताछ शुरू हो गई। माँ काफी देर तक उससे बहस करती रही कि ये उसके खून पसीने की कमाई है और वो उसे जैसे चाहे खर्च कर सकती है। आखिरकार वो बड़ी ही मुश्किल से माँ को यह समझाने में कामयाब हो पाया कि वो $20 का नोट नकली है और वो उससे जैसे चाहे वैसे तो क्या किसी भी तरीके से खर्च नहीं कर सकती। माँ ने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा, ये नोट नकली है? इसका मतलब वो बाकी के जितने नोट हैं वो सारे के सारे नकली हैं। इस तरह ये बात भी उजागर हो गई कि हमारे पास ऐसे ही 20-20 के और भी बहुत सारे नोट हैं। आखिरकार हमें बताना पड़ा कि वो नोट हमारे पास कहाँ से आए। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा भयंकर रूप से गंभीर हो गया, क्योंकि अर्नी फर्ग्यूसन ने अपने यहाँ चोरी होने की रिपोर्ट उसके पास दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर ने अफसोस के साथ कहा,
मुझे ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। मिसेज बोर्ड, मैं तो आपके बच्चों को सबसे ज़्यादा भोला और शरीफ समझता था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये चोरी चकारी जैसे गैर कानूनी काम भी कर सकते हैं। इस बात के जवाब में जब हमारी माँ ने कहा कि ये दोनों अकेले नहीं गए थे, मैं भी इनके साथ ही थी, ये बात सुनकर इंस्पेक्टर टेट का मुंह खुला का खुला रह गया कि कोई भी मक्खी उसमें बिना उसकी इजाज़त के बड़े आराम से घुस सकती थी। माँ ने उसे बड़े ही तेज स्वर में विरोध करते हुए समझाने की कोशिश की, और मैं आपको ये भी साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि हम वहाँ कोई चोरी चकारी करने नहीं गए थे, बल्कि खून पसीने की कमाई वसूल करने गए थे। हमारी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हिसाब से हमारे हक के जितने पैसे बनते थे, हमने अपने पास सिर्फ उतने ही रखे हैं। बाकी जो फालतू थे उनको तो हम बंडल बनाकर वापस भेजने के लिए गए थे मिस्टर कारमोडी के यहाँ। अगर हमारी नीयत चोरी की होती तो हम उस बेईमान अर्नी के घर में मेज की दराज में जो वो ठसाठस गड्डियां भरी थी उनको यूं ही छोड़कर थोड़ी ना आते। भगवान जाने उस कमीने ने इतनी सारी दौलत कहाँ से इकट्ठा करके रखी है। इंस्पेक्टर टेट को हमारी माँ की ये फिलॉसफी तो समझ नहीं आई, लेकिन उसने अपनी एक डिप्यूटी को माँ के साथ भेजकर वो सारे नोट मंगवा लिए। इसके साथ ही उसने फोन पर प्रांतीय राजधानी में किसी से बात भी की। 1 घंटे से भी कम समय में काले सूट पहने हुए 4 आदमी वहां पहुंच गए। उन्होंने बताया वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट से हैं और उनको इन जाली नोट छापने वालों की लंबे समय से तलाश थी। उन्होंने माँ का शुक्रिया अदा किया कि उसकी वजह से वो आज कामयाबी के इतने नज़दीक पहुंच गए। एक ने तो यहाँ तक कहा कि वो बिल्कुल उसकी माँ जैसी ही है, लिहाजा माँ को बड़ी ही इज्जत के साथ घर भेज दिया गया। और उसके बाद वो चारों इंस्पेक्टर टेट के साथ फर्ग्यूसन की तलाश में उसकी नई कोठी और पुरानी फैक्ट्री पर छापा मारने के लिए रवाना हो गए। मैं और विनी जेल की कोठरी में ही बंद पड़े रहे। थोड़ी देर बाद वो लोग अर्नी को हथकड़ियां लगा कर लाए। उसके साथ उसका मशीन मैन भी था, जिसके कपड़ों पर प्रेस की स्याही लगी हुई थी। उन दोनों को उन लोगों ने हमारी तरह कोठरी में बंद नहीं किया, बल्कि इंस्पेक्टर टेट के साथ कुछ विचार विमर्श करने और ये फैसला करने के बाद कि हमें जाली नोट चलाने और रखने के अपराध में गिरफ्तार ना किया जाए, वे लोग
अर्नी और उसके मशीन मैन को हथकड़ियाँ लगाते हुए अपने साथ राजधानी ले गए। उनकी बातचीत से हमें ये पता चल गया कि अर्नी फर्ग्यूसन अपने यहाँ नोट छाप कर बाहर कहीं जाली नोटों का धंधा करने वालों को नोट सप्लाई किया करता था। क्योंकि उसने यहाँ कभी खुद कोई नोट चलाने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसके ऊपर कभी किसी को शक नहीं हुआ। अगर हमारा ये चक्कर ना पड़ा होता तो वो शायद कभी पकड़ा भी नहीं जाता। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी इस मदद के लिए इंस्पेक्टर टेट ने हमारा कोई एहसान मनाया या शुक्रिया अदा किया? नहीं, उसका कहना था कि चोरी तो चोरी ही है, चाहे वो किसी शरीफ के घर में की जाए या किसी बदमाश मुजरिम के घर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा उसकी नाराजगी का एक और जबरदस्त कारण भी था, जिसके बारे में हमें बहुत बाद में पता चला। और वो कारण ये था कि हम दोनों ऐसे बदमाश लड़के हैं कि हमने अपनी भोली भाली माँ को भी बहला फुसला कर अपने साथ चोर बना दिया। उसका कहना था कि इस काम के लिए हम जैसे नालायक और निकम्मे लड़कों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब जज ने माँ के मुंह से ये सारा किस्सा सुना तो उसके लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। उसने थोड़ी देर के लिए अदालत मुलतवी कर दी और अपने चैम्बर में जाकर खूब हंसा। जी भरकर हंसने के बाद वो अपना चेहरा रुमाल से साफ करता हुआ आया और बोला कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसी ईमानदार चोरों की माँ आज तक नहीं देखी। उसके बाद उसने हमें सारे आरोपों से बरी करते हुए चेतावनी दी कि आगे से हम कोई ऐसी वैसी हरकत ना करें और अपनी माँ का कहना माने। अब हम उसको क्या बताएं, अपनी माँ का कहना मानने की वजह से ही तो हम उस मुसीबत में फंसे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।